राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। और मेरे साथ हैं भाई अवनीश पीएन शर्मा जी, प्रारब्ध के फाउंडर एडिटर। अवनीश भाई राम राम। नमस्कार बाबा जी, आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को भी प्रणाम जी। मायावती ने अपना भतीजा फिर निकाल दिया। पहले डाल नहीं दिया था। पहले एक बार डाला, फिर निकाला, फिर डाला, फिर निकाला। सर ये तो एकदम बड़ा अजीब सा माहौल, ठीक नहीं चल रहा है सर सब कुछ। ये हो क्या रहा है सर? उसके ससुर जी को भी निकाल दिया। उसकी बीवी भी थी क्या राजनीति में? आकाश आनंद का ससुर जो है वो तो था राज्यसभा का एक सदस्य, है ना? वो कहता था कि ये जो है मेरे भतीजे से मिलके पता नहीं कौन सी खिचड़ी पका रहा है। तो दामाद और ससुर दोनों को जिम्मेवारियों से मुक्त कर दिया है और अब अपने ही किसी एक और राज्यसभा मेंबर को, या कोई ऐसा था, कोई नेता है, अब मायावती के नेताओं को तो नाम भी याद नहीं रहते, उसको पता नहीं कोऑर्डिनेटर बनाया है, क्या बनाया है, और बोला कि आप जीते जी कभी किसी को नहीं बनाऊंगी। तो सर मेरे मन में एक सवाल उठता है कि अब तक जो भी मायावती का जितना भी पॉलिटिकल एक्यूमेंट और जो कुछ भी दिखाई देता था, मायावती भी अपने आप को एक लकी पुसी की तरह नहीं सिद्ध करती रह गई। जब तक कांशीराम जी थे, उन्होंने एक पार्टी बना दी थी, उन्होंने इसको सत्ता में पहुंचा दिया, तो ठीक ठाक वोट बैंक बना गए थे कांशीराम। तो बड़ा जहाज ऐसा डूबते डूबते डूबता है। 10 साल में मायावती ने सब डुबा दिया। अब आपको क्या लग रहा है? जरा आपकी आरंभिक टिप्पणी आ जाए, प्रारंभिक, उसके बाद आगे बातचीत बढ़ाई जाए। बहन जी का कुछ फ्यूचर देखते हैं आप? जी जी बिल्कुल। चलिए फ्यूचर थोड़ा बाद में देख लिया जाएगा, पहले वर्तमान देख लिया जाए। थोड़ा बहुत इतिहास भी देखना पड़ेगा। एक चीज बताएं, बहन मायावती की राजनीति में वो जितनी मजबूत दिखाई देती है अपनी पार्टी में, उतनी ही ज्यादा उनके अंदर असुरक्षा का भाव है। ये बहुजन समाज पार्टी का काशीराम से ही शुरू हो जाता है। काशीराम के आखिरी दिन याद करना चाहिए। मायावती के अंदर वो असुरक्षा भावना एक इनबिल्ट है कि उन्होंने काशीराम को भी कैद कर लिया था। उनके परिवार से नहीं मिलना और ये तमाम चीजें आई थी, पब्लिक डोमेन में थी। उस पर बहुत ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ी, वो ऐसे ही रह गया, किसी ने उसको तूल नहीं दिया, क्योंकि वो राजनीति का वो दौर था कि सब कुछ जानते हुए भी, अखिलेश की एक नई माँ गुप्ता जी हैं, ये जानते हुए भी कभी किसी ने मुलायम सिंह यादव के पारिवारिक जीवन इसको लेके, तो एक वो दौर था राजनीति का। मायावती जी की राजनीति में दो चीज देखनी पड़ेगी। वो उनकी असुरक्षा यहाँ आकाश आनंद तक आई है। उन्होंने आकाश आनंद, जो उनका भतीजा, जिसके लिए उन्होंने वसीयत किया था, हालांकि इससे पहले भी एक बार अंदर बाहर अंदर जिसको आपने कहा, मायावती असुरक्षित अपने आप को हमेशा महसूस की। और यही वजह है कि आपने सही कहा, आपको जो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं आकाश आनंद को हटाने के बाद, रामजी गौतम, उनका नाम आपको नहीं याद है। बहुत सारे लोगों को नाम नहीं याद होगा। बसपा में कोई सेकंड लाइन कभी रही नहीं। यहां तक कि काशीराम को उन्होंने एक्टिव नहीं रहने दिया। एक तो सतीश चंद्र मिश्रा होते थे पंडित जी, वो आज तो भी अभी है ना? अभी भी है, और उनकी उनको नहीं उपयोगिता, निकाली यार कभी। इसका उसकी वजह है। उसकी वजह है, देखिए, आप किसी राजनीतिक साथी को निकाल सकते हैं जिसका आपको मान लीजिए राजनीतिक केवल संबंध हो। सतीश चंद्र मिश्रा क्या है? सतीश चंद्र मिश्रा मायावती की तमाम फाइलों के वकील हैं कचहरी। वो उनके मुकदमे लड़ते हैं। तो और फीस के अलावा अगर केवल मान लीजिए एक प्रैक्टिशनर होते तो वो फीस लेते, लेकिन वो राजनीति में भी उनको एक्टिवली मायावती ने, तो आप बताइए सतीश चंद्र मिश्रा से उनकी अनबन क्यों होगी? और दूसरा, सतीश चंद्र मिश्रा का काम दूसरा है। उनको कभी संगठन का काम करते हुए कभी किसी ने देखा है? सतीश चंद्र मिश्रा को नहीं देखा। वो कोर्ट कचहरी उनकी फाइलें देखते हैं और जो वो एडवाइस करते हैं वो लीगली रूप से, उनको लीगल एडवाइजर मान लीजिए, उनको हटा दीजिए। अब देखिए आकाश आनंद पे आते हैं। आकाश आनंद को हटाने के बाद उन्होंने क्या किया? आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार को, यानी अपने भाई को,
बसपा ज्वाइन कराया, भले रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। तो ये एक असुरक्षा की भावना उनके अंदर है। सिद्धार्थ को उन्होंने जिम्मेदार माना। सिद्धार्थ मतलब आकाश आनंद के ससुर। अच्छा, सिद्धार्थ की गलती कहाँ है, आप जरा सा देख लीजिए, फिर मैं कुछ और चीजों पे आऊंगा। ये सारा कुछ पैदा कैसे हुआ मायावती के दिमाग में, कितनी असुरक्षित महिला है वो। हालांकि मायावती की मैं राजनीति की बड़ी इज्जत करता हूं, मैं उस भाग पे भी आऊंगा। लेकिन सिद्धार्थ आए, राज्यसभा मेंबर आपने बनाया। सिद्धार्थ अप, अपने दामाद की खोज कर रहे थे, कोई पुराना अलग से रिश्ता नहीं था। नजदीकी बढ़ने के बाद उन्होंने आकाश आनंद से अपने बेटी की शादी कर दी। बेटी बिल्कुल पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन बेटी के यूज होने का अब खतरा इनको लगने लगा, मायावती को। आकाश आनंद से खतरा लगने लगा, तो इन्होंने पहले कह दिया कि अब भैया हमारी कोई वो नहीं रहेगी, वसीयत हम किसी के नाम, उत्तराधिकारी कोई नहीं रहेगा। और ये नया रिस्ट्रक्चरिंग किया। अब आते हैं मायावती की राजनीति पे। ये घटना तो असुरक्षा की भावना से है, वो चीफ बने रहना चाहती हैं। और उन्होंने अब ये भी कह दिया कि उनके जीते जी उत्तराधिकार किसके पास जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। अब यहां से दो चीज निकलती है इस डिसीजन पे अगर देख लें। एक तो असुरक्षा, जिस पे हम लोगों ने इतनी देर बात की। दूसरी तरफ परिवारवादी राजनीति और घर के अंदर भाई भतीजा और फलाने और ढिकाने की ही राजनीति सिर्फ न हो, ये एक सकारात्मक चीज भी इस डिसीजन के पीछे दिखाई देती है। ससुर, भतीजा, भतीजे की बीबी, जो कि सैफई परिवार की सबसे बड़ी थाती रही है, तो उसके अगेंस्ट जाते हुए ये डिसीजन एक देखा जा सकता है मायावती का। फिर लोग कहेंगे कि साहब आनंद कुमार को तो ले आई, वो अपने भाई को, तो थोड़ा तो एक मुंह मार रहता है। लेकिन फिर भी अगर समाजवादी पार्टी, लालू प्रसाद यादव खानदान और इन लोगों का स्टालिन खानदान, इनको देख लीजिए, तो उन्होंने एक तरह से परिवारवादी राजनीति को बढ़ने से रोक दिया है अपने इस डिसीजन से, अगर एक लिहाज से इसको देखा जाए। अब आते हैं मायावती के राष्ट्रीय चरित्र पर, राजनीतिक जो चरित्र है। एक चीज तो मानेंगे आप बाबा जी ना, 2014 से कोई भी दर्शक याद करें, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं या नरेंद्र मोदी की राजनीति भारत में शुरू हुई है, इस महिला ने कभी भी देश के खिलाफ किसी भी मैटर पर न तो खुद कभी कुछ बोला है, न अपने किसी कैडर को बोलने दिया है। ये बसपा ने निभाया है। ये अलग बात है कि राजनीतिक रूप से वो लगातार कमजोर होती गई है, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन मायावती को कोई ये नहीं कह सकता कि किसी सैनिक पर, किसी सैनिक कार्रवाई पर कभी कोई सवाल उठाया हो, चीन के साथ कोई सीमा विवाद हुआ हो, कोई टेढ़ा उल्टा और जो है बदबूदार बयान या कोई जहरीला बयान मायावती की तरफ से आया हो, बल्कि उन्होंने समय समय पर केंद्र सरकार के अच्छे डिसीजंस को वेलकम किया है। हाँ, जातीय राजनीति वो करती हैं। अब इतिहास की अगर बात करें तो देखिए, मायावती की राजनीति उस दौर की राजनीति है बाबा जी, जिस दौर में मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में, लालू प्रसाद यादव बिहार में, हालांकि बहुजन समाज पार्टी के काशीराम ने शुरू किया था पंजाब से, जहां 40% देश में सबसे ज्यादा दलित आबादी है, लेकिन 10-12% जट सिखों ने वहां पर उनको जीने नहीं दिया, भाग के आना पड़ा उनको उत्तर प्रदेश में आए। तो ये एक दौर था जिसको वामपंथी मित्र हमारे कहेंगे कि जाति विद्रोह, ये उस टाइप की चीज थी, जातियों की क्रांति थी। लेकिन अगर दूसरे रूप में आप देखिए तो जातीय सम्मान जगा रहे थे। मुलायम सिंह यादव यहाँ यादव का सम्मान जगा रहे थे, लालू प्रसाद यादव यही वहां कर रहे थे बिहार में। मायावती बहुजन समाज पार्टी की स्थापना काशीराम ने, बामसेफ जो कि सरकारी कर्मचारियों के अंदर बहुत स्ट्रांग संगठन दलितों का बना, बामसेफ, तो काशीराम का काम वहां से शुरू हुआ। और एक वोट एक नोट के सिद्धांत पर चलते हुए उन्होंने जो बहुजन सम्मान था उसको जगाया। तो सम्मान की राजनीति उन्होंने किया, इसलिए वो एक वोट बैंक बना। वो वोट बैंक धीरे धीरे क्षीण हुआ है 2014 से, लेकिन क्षीण होने के बाद वो गया कहां है? वो जाता रहा है लगातार 2014 से नरेंद्र मोदी के पास, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास। केवल 2024 का ये लोकसभा चुनाव हुआ है जिसमें कांग्रेस ने जो थोड़ा सा वो संविधान को लेके, आरक्षण वाले को लेके ये भ्रम फैलाया, थोड़ा सा वो बटा है। तो मायावती की राजनीति आज के समय में, उनकी इंटरनल अभी हम लोगों ने बात कर लिया, भतीजों को हटा दिया, भतीजों को गिरा दिया, लेकिन नेगेटिव पॉलिटिक्स मायावती नहीं करती। और अब जब एक बार एक्टिव हुई हैं तो 2027 के विधानसभा चुनाव में
मायावती एक एंगल के रूप में आएंगी। अगर इसका चुनावी लाभ हानि देख लीजिए तो अब तक मायावती जितना कमजोर हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी को उसका 80% क्लेम मिला है। अगर 10 वोट मायावती का कम हुआ तो 8 वोट भाजपा के पास आया है। 24 के चुनाव में जो 2 वोट केवल दूसरी तरफ जा रहा था, वो 4 वोट गया है, वो वापस रिक्लेम हो जाएगा। और बसपा जितनी कमजोर होती जाएगी चुनावी राजनीति में, भाजपा को सबसे ज्यादा लाभ होगा अगर चुनावी लाभ देखा जाए। एक थर्ड फ्रंट के रूप में मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव में आ रही हैं और ये रीस्ट्रक्चरिंग है उनकी। वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि टिकट उनके अलावा कोई और दे। सिद्धार्थ निश्चित उसमें टांग अड़ा रहे होंगे। सिद्धार्थ को हटाने के बाद अपनी बेटी के जरिए दामाद अब हो चुके हैं भाई आकाश आनंद, तो उनको ये था कि ना, और आपको पता है बहन जी अपने टिकट का दाम लेती हैं भैया सीधे सीधे, ये उनकी राजनीति रही है, क्योंकि वो जानती है हाँ अब उनका वोट परसेंटेज कम हुआ है तो एमआरपी घट जाएगी, उनको बस इतने से फर्क है, इतना ही फर्क पड़ेगा मायावती की राजनीति को, उनका बेस वोट आता रहेगा। मायावती ने कभी भी अकेले राजनीति करके उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनाई है। भाजपा जब सरकार लायक बहुमत नहीं पाती थी तब जुड़ाव हो जाता था। मुलायम सिंह के साथ भी मायावती का जुड़ाव ऐसे ही रहा है। तो बहन जी ये जानती हैं कि अकेले हम सत्ता नहीं बना सकते। और त्रिशंकु विधानसभाओं की स्थिति अब है नहीं पूरे देश में, आप देखिए अब वोटिंग पैटर्न ऐसा चल रहा है कि झाड़ के जनता दे रही है, त्रिशंकु नहीं है। तो मायावती की राजनीति कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल लाभदायक होने जाएगी 2027 के चुनाव में। बाकी उनका इंटरनल है, टिकट पर वो किसी का बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए ऐसे सारे परों को काट दिया। बुराई करने वाले कह सकते हैं कि मायावती ने जो है वो बीजेपी के आगे सरेंडर कर दिया, लेकिन अगर बड़ाई करने वाले चाहें तो मायावती ने परिवारवादी राजनीति को थोड़ा सा कतरा है, ये इस रूप में देखा जा सकता है मायावती की राजनीति को। जी मुझे आपने मायावती के टिकट बेचने वाली राजनीति पे, वो टिकट ही नहीं वोट भी बेचती थी। जब 2019 में बुआ बबुआ का गठबंधन हुआ लोकसभा में, तो मुझे एक किस्सा बड़ा मजेदार याद आता है। गाजियाबाद सीट पे एक श्रीमान जी अखिलेश भैया को कोई कुछ एक मोटी रकम, जो कि लगभग 15-16 करोड़ रुपया सुनने में आई थी, उतना रुपया दे के टिकट ले आए और बड़े खुश हुए, क्योंकि वो जो सीट थी वो सपा के कोटे में थी, गाजियाबाद। तो टिकट ले आए, प्रचार उचार शुरू किए, तो बहन जी का मैसेज गया कि अरे आओगे मिलने, तो ये मिलने पहुंचे। तो बोले अभी तुम्हारा पैसा नहीं आया। तो उन्होंने बोला जी कैसा पैसा? बोले अरे चुनाव लड़ रहे हो तो पैसा वैसा दोगे कुछ पार्टी फंड में? बोले वो तो हमने दे दिया अखिलेश जी को। तो बहन जी का जो आदमी था उस नेतवा से बोला कि एकदम में सल्फेट हो काबे, अखिलेश जी को जो पैसा दिए हो उससे तुमको टिकट मिला है, बहन जी को जो पैसा दोगे उससे तुमको वोट मिलेगा। किसका? बहन जी का। तो बहन जी का वोटवा फ्री में लोगे? अरे बहन जी का 1-2 लाख दलित वोट है ना? बोला हाँ है। वो कैसे मिलेगा? पैसा देना पड़ेगा बाबू। तो लोग कहते हैं कि जब बहन जी की बार्गेनिंग पावर कम, आपने कहा ना कम हो गई है, नहीं भैया बढ़ गई है। बहन जी अपना वोट, अपना टिकट तो बेचती थी, उसका पैसा लेती थी, जो सीट गठबंधन में जाती थी उसका भी पैसा लेती थी। तो बहन जी की महिमा अपरंपार है भाई, नहीं अपरंपार नहीं, नहीं अपरंपार नहीं। मुलायम सिंह यादव के साथ जब गठबंधन की सरकार चलाती थी और जब काशीराम जिंदा थे, तो आपको पता है मुलायम सिंह यादव बीइंग ए चीफ मिनिस्टर मायावती से मिलने आते थे। उस कमरे में केवल 2 कुर्सियां रहती थी, जिन दोनों कुर्सियों पर मायावती और काशीराम बैठे होते थे। मुलायम सिंह जाते थे, खड़े खड़े अटैची देते थे, आगे का हिसाब और तगादा झेलते थे,
इसके अलावा कोई तीसरी बात नहीं होती थी। और मजे की बात, ये काम मायावती और काशीराम मुलायम सिंह की तरफ से भेजे गए किसी आदमी से करवा लेती। भाई अटैचिया तो लेना था, ओडीसी के 3-4 अटैचियां जो जाती थी वही रखवाना था, तो वो किसी के जरिए ले लेती। लेकिन नहीं, काशीराम आते थे, कहीं भी रहते थे, और बाकायदे कोठी पर नहीं, विक्रमादित्य मार्ग पर नहीं, वो बाकायदे सरकारी गेस्ट हाउस में मान्यवर और वो दोनों बैठते थे, केवल 2 कुर्सियां, और वहां मुलायम सिंह यादव जाते थे। तो ये काम बहुत ढिठाई से मायावती कर चुकी है। पैसे रुपए के मामले में वो खरी है। अखिलेश दास को खाली बस राज्यसभा जाना था, और अखिलेश दास को बसपा में केवल बहन जी को हाय बोलने के लिए हीरे का कंगन देना पड़ा था, कंगन का सेट। तो मायावती विजिटिंग कार्ड स्वीकारती थी, ऐसे जैसे डॉक्टर नहीं होते मेडिकल प्रैक्टिशनर, विजिटिंग कार्ड के साथ जब तक गिफ्ट नहीं जो एमआर भेजता है उसको अंदर नहीं बुलाते, जो ये डॉक्टर्स है। तो मायावती जी की ये शैली रही है, वो टिकट बेचा है उन्होंने। जब वो गठबंधन के साथ आई, उनकी देखिए एक चीज और याद करिए, मायावती जी को बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है प्री पोल अलायंस का, ये ध्यान दिया है आपने? बसपा प्री पोल अलायंस नहीं करती रही है। वो एक विरला मौका था जब वो बुआ और भतीजा एक साथ आ गए थे, है ना? तो नहीं किया इन्होंने। क्यों? वहां भी वो बार्गेनिंग पावर अपनी बढ़ाती हैं कि पहले तौल के आ जाओ कितने हमारे पास वोट है, उसके बाद फिर हम वो करेंगे। और एक नया एडिशन उन्होंने किया, जब वो प्री पोल आ गई अलायंस, तो उन्होंने अपने वोट जो इतना दिलवाएंगी उसका, जैसे अभी आपने वो गाजियाबाद वाली घटना बताई। तो मायावती की ये शैली है। एक चीज इसमें देखिए कि पीडीए जो लेके चल रहे हैं अखिलेश यादव, मैंने आपसे कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये देखा गया कि थोड़ा संविधान आरक्षण, इस पर जो कंफ्यूजन कांग्रेस ने पूरे भारत में, सपा ने उसमें हिस्सेदार बन के यहाँ यूपी में ये फैलाया, तो पूरे देश में असर हुआ, यूपी में उसका ज्यादा असर हुआ। अच्छा, आप क्या समझते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर, जो दलित वोटर थोड़ा बहुत बीजेपी से हटा लोकसभा चुनाव में, वो गया तो कहां गया? वो गया इंडी अलायंस पे ना, जहां कांग्रेस थी वहां कांग्रेस पे गया, जहां सपा थी वहां सपा पे गया। अब अगर समाजवादी पार्टी के सामने अगर बसपा उतर जाती है मैदान में, अभी कांग्रेस और सपा का मैं अलायंस होते हुए देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में, वैसे पहले मैं नहीं देख रहा था, लेकिन इधर हफ्ते 10 दिन में कुछ ऐसी स्थितियां मैं देख पा रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि भागते भगाते लड़ते झगड़ते ऊट पटांग करते करते 27 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा का गठबंधन तो होगा। ये मैं अब देख रहा हूं, अब देखते हैं कितना सही होता है। ऐसे में त्रिकोणीय संघर्ष में बसपा का उतरना और पार्टी की रिस्ट्रक्चरिंग करना, हालांकि उसमें रिस्ट्रक्चरिंग बहुत नहीं है आनंद और को ले आने में और इनको हटाने में, उसमें केवल टिकट वाला होल्ड है पार्टी पर कि हम किसी को पार्टी नहीं देंगे। लेकिन इस बहाने ये तो कम से कम दिखाई देगा कि अब मायावती थोड़ा सा एक्टिव होंगी, हो सकता है आकाश आनंद को दिखाने के लिए ही, सिद्धार्थ को लिमिट करने के लिए ही। तो यहां पर कुल मिला के चुनावी फायदा तो मैं देख रहा हूं, एक तरफ वोटर वापस आएगा बीजेपी के पास बहन जी का, और अगर नहीं आएगा तो बसपा के पास चला जाएगा, कम से कम अखिलेश यादव के पास नहीं जाएगा। तो चुनावी फायदा तो मैं बीजेपी को देख रहा हूं। बसपा एक तरफ चुनावी फायदा तब देख रहा था कि जब जब बसपा कमजोर हो गई तब भाजपा को फायदा होगा, लेकिन इस 27 के विधानसभा चुनाव में अगर हम 24 के लोकसभा का अगर उदाहरण हाथ में रख लें, तो मुझे लगता है कि बसपा का ठीक से चुनाव लड़ जाना, सपा के पास जाने वाले जो वोट था जो लोकसभा में गया था उसको रोक लेना, ये फायदा देगा बीजेपी को। जी, मुझे एक शंका है, उसका जरा आप समाधान कीजिए। अंदर अंदर एक युति बन रही है यूपी में, जिसमें आजम खान और चंद्रशेखर रावण प्लस हाउ मिस्टर मवेशी, ये दो तीनों मिलके एक इनको खिचड़ी पकाने का एक उपक्रम चल रहा है। अगर आजम खान अलग पार्टी बनाते हैं या कोई अलग ऐसा कुछ बनाते हैं फ्रंट, तो ऐसे में मायावती, अच्छा इस फ्रंट का कांग्रेस के साथ प्री पोल अलायंस किसका?
आजम खान, चंद्रशेखर रावण और मवेशी प्लस कांग्रेस का प्रीपोल अलायंस। ऐसे में अगर बहन जी का कांग्रेस से अलायंस हो जाता है तो आपको नहीं लगता कि अगर हम इसको सच मान लें, अगर हम इसको सच मान लें तो आपको नहीं लगता है कि बहन जी का कांग्रेस के साथ प्रीपोल अलायंस, तो फिर उधर रावण कैसे एडजस्ट होंगे बहन जी के साथ? एक तलवार में, एक म्यान में दो तलवार वाला प्रॉब्लम नहीं आएगी? नहीं नहीं, इसीलिए इसीलिए मैं इस थ्योरी को बाय नहीं करूंगा। ये जो आपने थ्योरी बताया, इसमें खाली इतना पेच नहीं है कि रावण और मायावती कैसे एक साथ आएंगी एक टेबल पे, सिर्फ इतना ही नहीं है। अगर ये सारा एक जगह कांग्रेस के साथ इकट्ठा हो जाएगा तो कांग्रेस और सपा का क्या होगा? क्योंकि अभी मैंने कहा है ना कि मैं ये संभावना देख कांग्रेस रहा और हूं सपा कि का तो सर, एक मिनट, कांग्रेस और सपा का इसलिए नहीं हो पा रहा है कि दोनों मुस्लिम वोट के लिए लड़ रहे हैं ना। नहीं एक मिनट, नहीं, देखिए मुस्लिम वोट देखिए ने देखिए दिल्ली में एक सिग्नल दे दिया है कि जब तक विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तब तक मुसलमान शिफ्ट नहीं होगा। अगर ठीक है। मैं यूपी में अगर कुछ फॉर्मेडेबल नहीं बनता है तो फिर मुसलमान सपा के साथ बना रहेगा। देखिए देखिए, हम अगर 27 के यूपी विधानसभा के लिहाज से अगर बात करें, आप अगर यूपी विधानसभा के लिहाज से, मैंने अभी कहा है ना, हम लोग तो लगातार ये कहते रहे हैं कि कांग्रेस, राहुल गांधी ये सीधे दिखा रहा है मुसलमानों को, देखो भैया, चाहे यूपी हो, चाहे बंबई हो, कलकत्ता हो, मद्रास हो, हम ही जो है तुम्हारी पार्टी है, तुम हमारे पास आओ। हाँ बोलिए बोलिए। सर नहीं नहीं नहीं, 138 जो पश्चिम की सीटें हैं वहां पर मैं वहीं आ रहा मुसलमान हूं। प्लस दलित का बड़ा फॉर्मिडेबल एक कॉम्बिनेशन बनता है। वहां यादव वोट बैंक नहीं ना है, तो मैं मुसलमान के लिए दलित के साथ जाना बड़ा व्यवहारिक सा एक प्रीपोल अलायंस नहीं नहीं, बनता है। ये देखिए, ये आप एकदम सही कह रहे हैं। ये उसी लाइन पे आप कह रहे हैं कि मायावती के पास दलित वोट खाली रख लीजिए और हाँ मुसलमानों को रख लीजिए कांग्रेस के पास, तो दलित और मुसलमान, यही तो कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे हैं हमारा, जिसमें हाँ टॉप अप होता था सवर्णों का, है। बिल्कुल। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और बसपा का अलायंस हो जाता है, एक बार चंद्रशेखर विद रावण को अभी विद किनारे रख दीजिए। कांग्रेस, सर कांग्रेस बसपा विद आजम खान। हाँ, आजम खान पे अभी आ रहा हूं। आजम खान में मुझे इतनी पोटेंशियल नहीं दिखाई देती। देखिए, आजम खान टूट चुके हैं, उनके पास हैंड्स नहीं है। और एक चीज आपको बताऊं, आजम खान के लिए कौम में एक हमदर्दी तो जरूर है मुसलमानों में, लेकिन आजम खान मुसलमानों के कभी भी लीडर नहीं रहे। वो सत्ता में रहे तब मुसलमान मुसलमान करते रहे। सर बात वो समझिएगा। संभल के कारण मुसलमानों की नाराजगी और बढ़ी है अखिलेश से, इसको ध्यान में रख के बात करिए। ये भी हम ध्यान में रख रहे हैं, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बसपा के साथ प्रयोग करके कांग्रेस, बल्कि अगर प्रयोग करना चाहेगी तो सपा के साथ वापस चले जाना चाहेगी। कारण क्या? उसका कारण समझिए आप। एक तो लोकसभा में सफलता मिली है, लोकसभा में इस कॉम्बिनेशन को सफलता मिली है। अगर आप इंडिया अलायंस कहें यूपी में, तो क्या इंडिया अलायंस का क्या मतलब था? कांग्रेस और सपा, यही तो था, और दोनों को उसमें फायदा मिला है, निश्चित रूप से ये मानना पड़ेगा। तो उस प्रयोग को दोहराना ज्यादा सही होगा। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी, कांग्रेस और बहन जी ये जानते हैं कि अगर हमारी युति बनी, ये कॉम्बिनेशन अगर बना, तो सत्ता लायक नई कॉम्बिनेशन बनेगा। बात समझिए, एक बार कांग्रेस और सपा अगर एक साथ हों, तो वो यूपी के जो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट रहा है यूपी वाला, उसके आधार पर ये सोच सकते सर हैं फिर कि दलित सत्ता लायक। दलित टॉपअप नहीं होता ना, कांग्रेस सपा में दलित टॉपअप नहीं होता। बहन जी नहीं, और कांग्रेस में दलित टॉपअप प्लस मुसलमान तभी भी तो हो भाजपा, जाता है। तभी तो तभी तो मैं कह रहा हूं कि जैसे ही सपा का और कांग्रेस का बनेगा तो बहन जी अलग हो जाएंगी। बात सुनिए, रावण चला जाएगा अखिलेश, राहुल और उनके साथ। आजम खान को मैं अभी कोई फैक्टर मानता नहीं हूं चुनावी जमीन पे कि वो कोई पार्टी बनाएंगे। मैं ऐसी कोई संभावना नहीं देख रहा हूं। हो सकता है मैं आकलन नहीं कर पा रहा हूं आजम खान का, है ना। तो वो कुछ जगहों पर, कुछ सीटों पर वो काम खराब कर सकते हैं इधर उधर, लेकिन वो पार्टी बना के अपना कैंडिडेट खड़ा करें, ऐसी कोई योजना मेरी नॉलेज में है भी नहीं। आजम खान की तरफ से ऐसा कोई एक्टिविटी चल भी नहीं रही है। उनके पास कभी कोई पैरेलल संगठन रहा नहीं है, जैसे नेताओं के पास होता है अपना जातीय नहीं होता है, जैसे राजभर वगैरह के पास भाई कुछ नहीं है तो अपना जाति है।
है, संजय निषाद के पास कुछ नहीं है तो अपना जाति है, तो ऐसे चंद्रशेखर रावण के पास भी अगर कुछ नहीं है तो उसका एक संगठन है, मायावती जी के पास अगर कुछ नहीं है तो उनका एक पार्टी, एक संगठन है। ऐसा आजम खान के पास कुछ नहीं, अभी शुरुआती दौर में नहीं है भाई। प्रशांत कुमार तक के पास अपना है, जीतन राम मांझी के पास अपना है। आज की डेट में आजम खान एक नाम के अलावा और क्या है, इसलिए मैं उनको नहीं मानता हूं। इसलिए मेरा ये मानना है, जब मैं ये कह रहा हूं कि इस विधानसभा चुनाव में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो मैं ही ये कहता था कि जितनी सपा बसपा कमजोर होगी उतना बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन मैं ही ये कह रहा हूं कि अगर इस चुनाव में बहन जी ठीक ठाक लड़ गई, ठीक से लड़ गई, तो फिर कांग्रेस और अखिलेश ये दोनों इकट्ठे आने के बाद भी बहन जी एक दूसरी जगह अपना खेमा खोल देंगी, तो फायदा हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। तो इसलिए इस बार एक्टिव बीएसपी ये भाजपा की सहायता करेगा। मैं पता नहीं क्यों कांग्रेस और सपा का गठबंधन होते हुए देख रहा हूं। मुझे उसमें एक शंका ये नजर आ रही है कांग्रेस और सपा के गठबंधन में कि राहुल जी ने जो ये बसपा को लेकर बयान दिया कि अगर बसपा साथ आई होती तो ये हो जाता, पहला। दूसरा सर, मुसलमान को एक लीडरशिप तो चाहिए ना, और मुसलमान संभल से कुछ ज्यादा निराश हुआ है, और वक्फ बोर्ड का जो ये तो हो रहा है, ठीक है, एक चीज उनको और निराशा हुई है। एक चीज बताएं आपको, एक गजब फैक्टर है जो मैंने महसूस किया है सुदूर। मेरे पास बिहार से खबरें हैं, मेरे पास बंगाल से हैं, खुद पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का सत्ता से जाना, इसने मुसलमानों पर की मोरल डाउन हुआ है, मोरल पे बहुत ज्यादा डाउन हुआ है, बहुत ज्यादा डाउन हुआ है। मैं बताऊं आपको। अच्छा, एक चीज आप जो कह रहे हैं ना, अब सुनिए, उसमें खाली सर, आप लोगों ने गोरखपुर वाली मस्जिद तोड़ दी, आप लोगों ने कुशीनगर तोड़ दिया, नहीं, आप लोग साला रंगाई पुताई तक नहीं करने दे रहे हैं संभल में। नहीं, आप टेक्निकली गलत खुदवा रहे हैं बेचारों से, मोरल काहे नहीं डाउन होगा? नहीं, आप टेक्निकली गलत कह रहे हैं ना। आप जिसको कह रहे हैं कि फलाने जगह मस्जिद, ढिकाने जगह मस्जिद, आप वाक्य सुधारिए। आप ये कहिए, आप जो है संभल में अतिक्रमण गिरा दे रहे हैं, आप कुशीनगर में अतिक्रमण अवैध गिरा दे रहे हैं। अतिक्रमण फतिक्रमण हम लोग नहीं सुनेंगे। अगर आपके कपार पे भी अगर मुसलमान मस्जिद बनाएगा तो वो आपको कपार पे लेके चलनी पड़ेगी। आप शुक्र मनाइए कि आपके सिर पे बाल है। अगर अगला मुसलमान एक दिन डिसाइड कर ले कि आपके सिर पे मस्जिद बनाएगा तो आपको हक नहीं है उस मस्जिद को हटा देने का अपने सिर से। इसलिए बना दी तो बना दी, सारी जमीन अल्लाह की है, और आप लोग जो है मस्जिद तोड़वा दे रहे हैं। ये नक्शा फक्शा क्या होता है जी? है? तो सर मोराल इससे भी डाउन है। सुनिए, 1,12,000 वक्फ प्रॉपर्टीज का कोनो कागज नहीं है। 78 पर यूपी में 78% सर, 78% वक्फ लैंड, बताइए, या तो सरकारी पे है। कागज ढूंढेगा, कागज तो हराम है, आपको मालूम है? आपको मालूम है इस्लाम में कागज, अच्छा, ये बताइए, और छापा खाना हराम है। आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं मुसलमान। अरे सर, आप गलत कह रहे हैं। यही उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में रिजवान ने अपना दूबे खोजा ना, चौबे खोजा ना। हाँ, यही पूर्वांचल योगी जी के आपके गोरखपुर में गुड्डू लाल, अमीन शाही और हरिश्चंद्र शाही एक ही गांव में रहते हैं सर। तो गुड्डू लाल, अमीन ने भी अपना शाही खोजा ना, इधर त्यागी लेके तमाम भटके रहते हैं ना सर। योगी जी ने तो हाउस में कहा कि सबको पुराना अपना याद होगा। कुंदरकी में क्या हुआ सर, सबको याद आया। संभल में भी यही होगा सर, सबको याद आएगा। और एक चीज, अब वो दिन चले गए सर कि जब कहीं फ्लाईओवर पर या कहीं जो है वो चौराहे पर या किसी जेब्रा क्रॉसिंग पर जाके कोई लेट जाता था हरी चादर पहन के, उसके बाद जो वहां पर मजार, और उसके बाद जो है मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक जमाना था जब मायावती आधो वोट मुसलमान का ले लिया करती थी। वो दिन कभी आएंगे? अब नहीं सर, क्योंकि मायावती राष्ट्र के साथ एक राष्ट्रवादी राजनीति कर रही है, विपक्ष में होते हुए भी वो देश के खिलाफ जहर बोने वाली राजनीति नहीं कर रही है। मैंने शुरुआत में ही बताया, मायावती जी की राजनीति आप देख लीजिए ना, उनके साथ मुसलमान क्यों जाएगा भाई? जो सनातन को गाली नहीं देगा, ना देने देगा, जो देश के सेना पर सवाल नहीं उठाएगा, जो दिन के 5 वक्त जो है नरेंद्र मोदी को गाली नहीं देगा, जो आरएसएस को गाली नहीं देगा, जो ब्राह्मणों को गाली नहीं देगा, जो सवर्णों को गलियाएगा नहीं। कुंभ को भी गाली नहीं दिया है मायावती ने।
कुंभ को गाली नहीं दिया, ठीक है, वो नहाने नहीं गई। अब बहुत से लोग एक चीज याद दिलाएंगे कि अरे क्या बात है, आप लोग इतना कसीदा काट रहे हैं मायावती का, ये वही थी ना कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। लेकिन उसी समय उन्होंने बदला भी तो था रूप कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दौड़ा जाएगा, ये सब भी तो नारे मायावती के थे। और उधर भूरा बाल साफ करो, वो कहते थे लालू प्रसाद यादव। तो वो उस दौर की एक राजनीति थी। तो मायावती की कुल मिला के राजनीति सकारात्मक राजनीति रही है विपक्ष में रहते हुए। एक भी ऐसा उदाहरण नकारात्मक आपको मायावती में नहीं दिखेगा। तो मुसलमान मायावती के साथ नहीं रह सकता। आप याद कीजिए पिछले विधानसभा चुनाव में मायावती ने मुसलमानों का टिकट कम कर दिया था, क्योंकि उससे पहले वाले में उन्होंने अच्छा खासा शतक लगाया था मुसलमानों को टिकट देने में, लेकिन मुसलमान भाई लोग नहीं रहे। और एक चीज और, आप जो ये कह रहे हैं ना कि कांग्रेस के साथ मुसलमान जाएगा, तो मैं एक चीज कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए 27 की चुनाव में सपा और कांग्रेस अगर चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं और ज्यादा मुसलमान चला गया कांग्रेस के पास, तो यही तो होगा कि कांग्रेस एक बड़ा पार्टनर हो जाएगी उसमें सपा के साथ। यही तो फर्क होगा। पूल तो एक ही है, खेमा तो एक ही है। अखिलेश से शिफ्ट होकर मुसलमान जो है राहुल के पास चला जाएगा। तो ये है कुल मिला के बसपा इस बार फायदा देगी। बसपा की राजनीति भाजपा को फायदा देगी। 27 में तो निश्चित फायदा देने हैं। तो अवनीश भाई, बड़ी अच्छी चर्चा रही और मायावती की राजनीति को प्रेडिक्ट करना सचमुच बड़ा मुश्किल काम है। और अभी देखते हैं, अभी 2027 में समय बाकी है, 2 साल, और इस बीच मायावती क्या क्या गुल खिलाती हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति किस करवट बैठती है, इस पे हमारी निगाह बनी रहेगी। सर, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं तब किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय श्री राम। जय जय श्री राम।